नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन ऑनलाइन क्लासेज में आपका। आज हम जो क्लास पढ़ेंगे वो क्लास 10th इंग्लिश मीडियम साइंस जो है उससे रिलेटेड है। हम क्लास ये लेंगे, इसमें हमें चैप्टर 6 जो है उसकी हम स्टडी यहाँ पर आज करेंगे। अब चैप्टर 6 जो है उसमें हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन से, उनके टाइप्स वगैरह जो है उनके बारे में और केमिकल इक्वेशन वगैरह के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखा जाता है, वो हम पिछली क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है उनमें एक केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो उसमें रिएक्टेंट जो हैं वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड जो है उनका रीअरेंजमेंट होता है। बॉन्ड का रीअरेंजमेंट किसी रिएक्शन में कैसे हो रहा है उसके बेसिस पर उसके 4 टाइप जो है वो हमने पढ़े थे। एडिशन है, रिएक्शन है, या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हमें स्टडी करेंगे इसके बाद में कुछ और टाइप की अभिक्रियाओं के बारे में जो अलग अलग बेसिस पर कैटेगराइज की जाती हैं या उनको अलग अलग बेसिस पर विभाजित किया जाता है, अलग अलग रूप में उनको जाना जाता है। इसमें हमें सबसे पहले जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो है अभिक्रिया रासायनिक केमिकल रिएक्शन जो है उसकी रेट के बेसिस पर, यानी टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन को होने में जितना टाइम लगता है उसके बेसिस पर यदि हम देखें तो केमिकल रिएक्शन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं या 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो रिएक्शन है वो है स्लो रिएक्शन और सेकेंड जो रिएक्शन है वो है फास्ट रिएक्शन। पहले हम फास्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन जो है वो क्या होती है, जो बहुत जल्दी हो जाती है। रिएक्टेंट को हमने जैसे ही आपस में मिलाते ही तुरंत वो रिएक्शन हो गई, हाथों हाथ वो रिएक्शन हो गई, तो ऐसी रिएक्शन को हम फास्ट रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखें तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। नॉर्मली आयनाइजेशन रिएक्शन जो होते हैं या आयनिक रिएक्शन जिनको हम कह सकते हैं, आयनिक रिएक्शन जो है वो कैसे होते हैं, फास्ट रिएक्शन होती हैं। जैसे आयनिक रिएक्शन जो है इसको एक एग्जांपल मिलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl और NaOH इनको आपस में मिलाया, ये एक एसिड है ये एक बेस है, जैसे ही इनको मिलाते हैं ये तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में और बनाते हैं NaCl + H2O। अब इसको होने में, इस अभिक्रिया को होने में कुछ माइक्रो सेकेंड का टाइम लगता है, यानी सेकेंड से भी कम समय लगा, यानी बहुत फास्टली हो गई, इसलिए इसको हम फास्ट रिएक्शन कहेंगे। तो कोई ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्मल सीधा सा है। रेट ऑफ रिएक्शन यदि हाई हो तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाती है, फास्ट रिएक्शन कहलाती है। जैसे ये एक एग्जाम्पल इसका हो गया। स्लो रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो, बहुत धीमे हो, और उसके कारण से उस अभिक्रिया को होने में, उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ आवर्स, कुछ घंटे, कुछ दिन या फिर कुछ ईयर्स जो है वो लग जाते हैं, तो इस कंडीशन में उसको हम कहते हैं स्लो रिएक्शन। एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो जैसे रस्टिंग ऑफ ए आयरन, ये जो है इसका एक एग्जाम्पल है। आयरन जो है वो यदि खुला रह जाता है तो उस कंडीशन में हवा में पाई जाने वाली एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या वेपर जो है वो उससे रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, Fe2O3.3H2O। ये है आयरन रस्ट, लोहे पर लगने वाला जंग। अब लोहे पर जंग जो है वो यूं नहीं है कि लोहे को बाहर छोड़ा तो तुरंत ही उसमें जंग लग गया, या लोहे को पानी में डुबोकर बाहर निकाला, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तुरंत उसके ऊपर जंग लग गया। उसको होने में, उसको जंग को लगने में कई बार कुछ साल भी लग जाते हैं। तो इस कारण से ये रिएक्शन जो है वो बहुत धीमी होती है। इसको हमें बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करके इसको इस रूप में लिखा जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्लो रिएक्शन एंड आयोनाइजेशन रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ए फास्ट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन रेट के बेसिस पर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो हमने पढ़े। इसके बाद में एक और कैटेगरी जो है
वो रिएक्शंस की हम पढ़ेंगे रिएक्शन की डायरेक्शन के बेसिस पर। रिएक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में कंप्लीट हो रहे हैं उसके बेसिस पर देखें, तो उसके बेसिस पर भी रिएक्शंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं या दो ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो हम किसको कहेंगे? ऐसी रिएक्शन है जो रिवर्स नहीं होती, इरिवर्स होती हैं, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। तो रिएक्शन दैट कंप्लीट्स इन ओनली वन डायरेक्शन, तो ओनली वन डायरेक्शन जो है उसी में चलती हैं, तो उसको हमें क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। अब रिएक्शन की डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? देखें, रिएक्टेंट रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। तो डायरेक्शन ये हो गई, रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं लगातार और वो क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये केवल एक ही डायरेक्शन में चल रही है और वो डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई, आगे की ओर ये रिएक्शन जो है वो लगातार चलते रहती हैं। ऐसी रिएक्शन को हमें इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जाम्पल से देखें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये CaO + CO2 बनाता है। अब इस कंडीशन में देखें तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये हो गए प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनाता है और ये रिएक्शन लगातार एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है। इस प्रकार की रिएक्शन में क्या होगा? इस टाइप की रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं, जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम बढ़ेगा या जैसे जैसे रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगी, उस कंडीशन में इनकी यदि हम कंसंट्रेशन देखें, ये कंसंट्रेशन जो है वो हम शो करें किसके? रिएक्टेंट के, तो कंसंट्रेशन जो है वो इनकी क्या होगी? डिक्रीज होगी और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। लगातार ये बढ़ती जाएगी। कैसे? जैसे मान लें इसके हमने शुरुआत में 100 अणु लिए हैं, 100 मोल्स जो है वो हमारे पास हैं और इसके अणु जो है रिएक्शन जब स्टार्ट ही नहीं हुई तो इसके मोल जो है वो हमारे पास कितने हैं? 0 हैं। अब जैसे ही ये रिएक्शन शुरू होती है तो 100 अणु में से एक अणु जो है वो इनमें कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके तो बढ़ गए, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हो गए 1, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो रह गए 99, फिर 298, 397, 496, 595, इस तरह से ये होगा। यानी ये लगातार डिक्रीज होंगे, ये लगातार इंक्रीज होंगे। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये 80, 20 या 80, 20, 70, 30, 60, 40, 50, 50, 40, 50, इस तरह 40, 60, इस तरह से होते जाएंगे। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसके 100 मोल जो है वो घटते घटते क्या हो जाएंगे? 0, और इसके जो 0 मोल है वो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएंगे? 100। और उस कंडीशन में जाकर ये जो रिएक्शन है इसका एंड आ जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगी। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है वो क्या होती हैं? लास्ट में जाकर खत्म हो जाती हैं या समाप्त होती हैं। इसको हम शो कैसे करते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में केवल एक डायरेक्शन में तीर का निशान लगाकर, जैसे इस रिएक्शन में हमने शो किया है। तो ये जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, जो लास्ट में खत्म या एंड हो जाए, जिनमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो लगातार कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो लगातार इंक्रीज होती है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो हम किसको कहेंगे? कई बार कुछ ऐसी रिएक्शन भी होते हैं कुछ विशेष कंडीशन में, जैसे एग्जांपल से देखें तो ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, इसकी विशेषताएं अपने आप क्लियर होती जाएंगी। नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? 2 मोल NH3 अमोनिया के ये बनाता है। अब इस रिएक्शन में यदि हम बात करें तो इस रिएक्शन को जब एक बंद पात्र में करवाया जाता है, ऐसी ये रिएक्शन जो है वो एक क्लोज सिस्टम में करवाई जाती है, तो उस क्लोज सिस्टम में क्या होगा? ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं, लेकिन उसी टाइम पर ये प्रोडक्ट यानी अमोनिया जो है वो वापस डिसोसिएट होने लगती है और वो बनाने लगती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापस। इस कंडीशन में देखा जाए तो क्या होगा? रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं और ऑन द सेम टाइम उसी टाइम प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रिएक्टेंट में। यानी इस टाइप की जो रिएक्शन है वो 2 डायरेक्शन में चलती है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक जो है वो है बैकवर्ड डायरेक्शन।
तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन में क्या होगा, इस टाइप की रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में चलती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। और इस टाइप की रिएक्शन में होगा ये कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो शुरुआत में तो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इन दोनों के मोल्स जो हैं या कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाए 50-50, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका एक मोल रिएक्टेंट का एक मोल प्रोडक्ट में बदलेगा, ये हो जाएंगे 49, ये हो जाएंगे 51। लेकिन उसी टाइम वो 51 जो मोल जो है वो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और वापस 50-50 हो जाएंगे। यानी ऐसी कंडीशन जो होंगी, ऐसी कंडीशन, ऐसी जो रिएक्शन होगी, उन रिएक्शन का कभी एंड नहीं होता, वो एक होम्योस्टेटिक फेज जो है उसमें आ जाते हैं, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है वो लास्ट में जाकर क्या रह जाती है, बराबर रह जाती है। तो इस टाइप की रिएक्शन जो है वो कभी खत्म नहीं होती। हम इसको शो कैसे करते हैं, शो करते हैं इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हाफ एरो जो बोथ डायरेक्शन में इंडिकेट करता है, ये लगाकर, ये ऐसे दो एरो का निशान जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसको शो करता है। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की हम बात करें तो ये एक क्लोज सिस्टम में होगी। यदि हम एक ओपन सिस्टम में इस रिएक्शन को करवाएं तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे, प्रोडक्ट बाहर निकलता जाएगा, तो रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे घटते रहेंगे और एक ही डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। लेकिन क्लोज सिस्टम में होने पर जो प्रोडक्ट बना है वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रिएक्टेंट में। इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है या टॉपिक है रिएक्शंस का, डायरेक्शन के बेसिस पर, जिसके बेसिस पर दो टाइप इसके होते हैं। अब इसके बाद में एक और रिएक्शन जो है उसकी हम बात करते हैं, जो 5th चैप्टर जो है उसमें भी उसके बारे में एक छोटा टॉपिक आया था और यहाँ पर भी आ रहा है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो हम किसे कहते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो पहले इसको जब हम डिफाइन करें तो वो कैसे करेंगे कि एसिड और बेस, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था एसिड और बेसेस के बारे में, और उनकी प्रॉपर्टीज जो है उसमें भी हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस जो है वो आपस में क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, और वो आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, वो बनाते हैं प्रोडक्ट के रूप में साल्ट और H2O, वाटर बनाते हैं। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और न्यूट्रल प्रोडक्ट साल्ट प्लस H2O का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, दो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड ए बेस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट साल्ट एंड H2 आर ए प्रोड्यूस्ड, जिसमें साल्ट और H2O मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। दैट रिएक्शन कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हैं उनमें यदि हम देखें तो प्रोडक्ट के रूप में यदि हम देखें तो हमें मिलता है एक एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन मिलता है किसका, हमें साल्ट का। ये जो एक्वस सॉल्यूशन मिलता है हमें, इसकी जो pH है वो pH 7 भी हो सकती है, लेस देन 7 भी हो सकती है, मोर देन 7 भी हो सकती है। यानी जो एक्वस सॉल्यूशन हमें साल्ट का मिलता है वो कैसा हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में, वो एसिडिक भी हो सकता है नेचर में, या वो बेसिक भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा, इस चीज को हम समझे, इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसकी अलग अलग कंडीशन है। जैसे मान ले हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर एसिड और बेस जो है वो भी तो अलग अलग टाइप के होते हैं। एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, एसिड है वो वीक भी होते हैं, बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। मान ले हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें हम जो एसिड ले रहे हैं वो कैसा हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और उसकी हम रिएक्शन करवाएं किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमें जो साल्ट मिलेगा वो साल्ट और प्लस H2O ये मिलेंगे। अब यहाँ पर इन रिएक्शन में होता क्या है उसको ध्यान में रखें। एसिड जो है उसमें H पॉजिटिव आयन होते हैं, बेस में OH नेगेटिव आयन होते हैं, लेकिन दोनों के आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, HOH यानी H2O,
और उस कंडीशन में ना तो OH रहते हैं ना H पॉजिटिव आयन रहते हैं, इसलिए वो कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी एसिड के H पॉजिटिव आयन बेस के OH नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज करते हैं, या कह सकते हैं उल्टा, बेस के OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, एसिड के प्रोटॉन आयंस को। अब इस कंडीशन में देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वाटर में डिजोल्व होकर क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस है वो भी वाटर में डिजोल्व होकर OH नेगेटिव आयन देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस वो होंगे जो पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड का, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस का। जैसे इसके हमने 100 मोल लिए तो ये आयोनाइज्ड होकर सारे के सारे 100 मोल इसके आयोनाइज्ड हो जाएंगे और हमें मिलेंगे 100 H पॉजिटिव आयन। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा तो उसके हमें मिलेंगे 100 OH नेगेटिव। एक H पॉजिटिव एक OH नेगेटिव ये मिलकर बनाते हैं एक H2O, तो 100 से मिलकर क्या बनेंगे, 100 H2O बन जाएंगे। तो इस कंडीशन में ना तो H पॉजिटिव रहा ना OH नेगेटिव रहा। तो इस कंडीशन में ये जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो कैसा होगा, 7pH वाला, या फिर कह सकते हैं न्यूट्रल। दूसरी कंडीशन है जब एसिड और बेस वीक हो तो दोनों ही कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, और उस कंडीशन में भी हमें जो एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा वो भी कैसा होगा, न्यूट्रल। यानी एसिड और बेस दोनों की नेचर एक सी हो, दोनों स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक हो, तो जो सॉल्यूशन हमें मिलता है या साल्ट का सॉल्यूशन मिलता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल टाइप का होता है। उसकी pH जो है वो 7 होती है। लेकिन एक अलग कंडीशन की हम बात करें, यदि हमें रिएक्शन जो है वो करवा रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस के बीच में, अब उस कंडीशन में देखें क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मान लें CH3COOH, इसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और वीक बेस जो है वो है NH4aOH। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, ये वीक बेस है क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता। इसके 100 मोल लिए, इसके 100 मोल लिए, ये कंप्लीट आयोनाइज्ड हो गया तो हमें H पॉजिटिव आयन जो है वो कितने मिले, 100। लेकिन ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हुआ, मान लो आधा ही हुआ, आधा जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में अपने में रह गया, तो उस कंडीशन में हमें OH नेगेटिव आयन 100 नहीं मिलेंगे। चाहे हमने इसके 100 मोल लिए हैं लेकिन सारे आयोनाइज्ड होंगे ही नहीं, इसलिए हमें OH नेगेटिव आयन मान ले मिले कितने, 50। अब 50 OH नेगेटिव आयन 50 H पॉजिटिव आयन को ही क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो उस कंडीशन में हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें 50 H पॉजिटिव आयन जो है वो बचे हुए रह गए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज मोर देन या हायर देन ए हाइड्रोक्साइड आयन। और ये कंडीशन जहां पर होती है वहां पर एसिड का जो प्रभाव है, एसिड का जो इफेक्ट है वो बचा हुआ रह जाता है, और उस कंडीशन में जो हमें एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा होगा, एसिडिक के नेचर का, या फिर कह सकते हैं उसकी pH जो हो क्या होगी, लेस देन 7। तो लेस देन 7 pH हमें एक साल्ट की कब मिलती है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस से करवाई जाए। जस्ट इससे उलट एक तीसरी कंडीशन की हम और बात करते हैं, जो है एक वीक एसिड और ए स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन। जब एसिड जो है वो वीक हो और बेस जो है वो कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो उस कंडीशन में देखें क्या होगा। वीक एसिड का एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड COOH CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ये NaOH हो गया। ये आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, CH3COO Na प्लस H2O। तो इस कंडीशन में देखें तो ये साल्ट बना, ये H2O बना। लेकिन ये जो साल्ट यहाँ पर बना है इसकी जो नेचर है वो कैसी रहेगी, बेसिक नेचर इसकी रहेगी। अब ये बेसिक नेचर शो करेगा और इसकी जो pH है वो क्या होगी, मोर देन 7 होगी। अब इसका कारण देखें, ये एसिड जो है वो वीक है, इसलिए जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है, या कंप्लीट आयोनाइजेशन इसका नहीं होता, और उसके कारण से ये कुछ मात्रा में कुछ मॉलिक्यूल फॉर्म जो है वो उसकी बची हुई रह जाएगी। तो यहाँ पर ये H पॉजिटिव आयन जो है वो देता है वो क्या होते हैं, कम होते हैं, जबकि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, इसलिए OH नेगेटिव आयन जो हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, मोर, उनकी कंसंट्रेशन मोर, और सो H प्लस कंसंट्रेशन इज लेस देन OH माइनस ए कंसंट्रेशन। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयन इसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे।
मान ले 100 मोल इसके लिए, 100 मोल इसके लिए, लेकिन ये कंप्लीट आयोनाइज नहीं हुआ तो इसके 50 मोल ही हमें मिले और इसके 100 मोल मिल गए, तो 50 मोल OH आयन जो है उसके बचे हुए रह जाएंगे, यानी OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो H पॉजिटिव आयन से क्या हो गई, मोर या हायर। तो व्हेन वीक एसिड react with a strong base, then weak acid not completely ionized, so H positive concentration is lesser than OH negative concentration. So in the solution of salt H positive ion OH negative या hydroxide ion concentration is higher than H positive ions, or in this condition the pH value is more than 7 and the nature of solution is a basic। तो नेचर जो है वो सॉल्यूशन की वो बेसिक रह जाती है और सॉल्यूशन की जो पीएच है वो 7 से अधिक रह जाती है। ये होगा इस कंडीशन में। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसमें ध्यान में रखें, जब हम रिएक्शन करवाते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, इसलिए पीएच सॉल्यूशन पीएच जो है वो कितनी मिलती है 7 और वो सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल नेचर का। लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक हो तो कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं होता वीक बेस का और उसके कारण से, और कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड का। इस कारण से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज हायर देन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, सो द एक्वस सॉल्यूशन या सॉल्यूशन पीएच इज लेस देन 7 एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज एसिडिक। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हो तो वीक एसिड जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं और उस कारण से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो लेसर देन OH नेगेटिव आयन होती है और उस कारण से उसकी जो पीएच है वो 7 से ऊपर होती है और उसकी जो नेचर है वो कैसी होती है, बेसिक। तो ये एक और टाइप की रिएक्शन जो है उसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में एक और टाइप की रिएक्शन भी आती है, एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए उसके बारे में थोड़ा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मल थोड़ी सी उसके बारे में बस जानकारी, नोट्स वगैरह में नहीं लिखा है, आप थोड़ा सा बस यूं ही ध्यान में रख लें। 2 टाइप होते हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो किसको कहेंगे, हम इनको देखें। कई रिएक्शन ऐसी होते हैं जब रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। अब रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कुछ निश्चित एनर्जी होती है, इनकी एक निश्चित एनर्जी होती है, H2O की अलग है, NaCl की अलग है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है और इनकी एनर्जी यदि एनर्जी लेवल दोनों का यदि बराबर नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन ये रहेगी कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी मान ले क्या है, कम है। तो रिएक्टेंट की जो ज़्यादा एनर्जी थी वो कम एनर्जी में कन्वर्ट हुई तो कुछ एनर्जी जो है वो बची हुई रह गई, वो एनर्जी इस रूप में बाहर निकलेगी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो लेस हो तो एनर्जी जो है वो बाहर रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज हो तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन जो है वो एब्जॉर्ब हो तो उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों टाइप की रिएक्शन हो सकते हैं। तो रिएक्शन इन विच एनर्जी in the form of heat releases known as exothermic reaction, and chemical reaction in which energy absorbs in the form of heat that called endothermic reactions। तो आज के लिए इतना ही, कल हम रिएक्शन का एक और टाइप जो है वो पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। धन्यवाद।